गेट पर पहुंचकर मैंने एक हॉर्न दिया, फिर दूसरा हॉर्न दिया और फिर तीसरा हॉर्न दिया, लेकिन गेट नहीं खोला गया। ये हुमायूं खान कहाँ सो गया है? मैं बड़बड़ाते हुए कार से उतर आया और गेट के करीब पहुंचा तो गेट के दोनों पट्टों में एक जुरी सी नजर आई। हुमायूं खान इतना गैर जिम्मेदार। बड़बड़ाते हुए मैंने गेट को धक्का दिया, लेकिन इसके बाद जो मंजर मैंने देखा इसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। गेट के साथ ही चौकीदार का क्वार्टर था और हुमायूं खान की लाश क्वार्टर के दरवाजे और गेट के दरमियान पड़ी हुई थी। हुमायूं के गिर्द खून का एक तालाब सा बना हुआ था। मैं लाश के करीब गया, लेकिन किसी चीज़ को छुआ नहीं और गेट के पास आकर मैंने थाने फ़ोन कर दिया। SHO सादी बोल रहा हूँ। मोबाइल पर दूसरी जानिब से आवाज़ आई, सादी साहब, मैं आपके थाने की गली के दूसरे कोने पर वाक़े मकान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं समझ गया, जो सज्जाद साहब का घर है, जिनका मोबाइल फ़ोन का कारोबार है। इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब फ़ौरन पहुँचे। यहाँ मेरा चौकीदार कत्ल हो गया है। घर के अंदर क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता, मैंने तेज़ी से कहा। इंस्पेक्टर की आवाज़ दोबारा आई, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, इंस्पेक्टर सादी ने कहा। और मैं मेन गेट से बाहर निकलकर पुलिस का इंतज़ार करने लगा। मैं पुलिस का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे मकान के बिल्कुल सामने वाले मकान का गेट खुला और वहाँ से एक इंतहाई मेकअप किए हुए खातून बरामद हुई। मैं इस वक्त टेरेस पर खड़ी थी जब आपने हारन देने शुरू किए। खातून ने कहा, इससे पहले मैं कुछ कह पाता वो मेरे मकान के गेट से अंदर दाखिल हो गई। अरे हुमायूं को किसने कत्ल कर दिया? मेकअप ज़दा खातून ने तेज आवाज में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपके सामने ही आया हूँ। मैंने कहा, इसे तो गोलियां मारी गई हैं। खातून ने दूर से ही खून का तालाब देखा और कहा, महक की क्या हालत है? खातून ने एक और सवाल किया। पुलिस आती ही होगी, इंतजार कर लेते हैं, मैंने कहा और खातून आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। हम गेट के बाहर ही खड़े थे कि पुलिस आ गई और एक इंस्पेक्टर उतरकर हमारी तरफ बढ़ा। मैं इंस्पेक्टर सादी हूँ, इसने अपना दायां हाथ मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा। और जब मैंने अपना तारुफ करवाना चाहा तो इसने कहा, सज्जाद साहब, मैं आपको जानता हूँ, हुमायूं की लाश इसने भी देख ली थी। फिर इसने आवाज लगाई, रशीद, और मोबाइल से एक SI बरामद हुआ। इंस्पेक्टर ने हमसे कुछ दूर खड़े होकर हदायत दी। मैं कुछ सुन ना सका, सिर्फ इंस्पेक्टर को हदायत देते और रशीद को सर हिलाते देखता रहा। आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर सादी ने मेकअप ज़दा खातून से सवाल किया। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं TV एक्ट्रेस नीलम हूँ। आजकल मेरा एक ड्रामा ऑन एयर है, शायद इसीलिए आपको चेहरा सनाशा महसूस हो रहा है। आपके शोहर? सादी ने एक सवाल और किया। मुझे बेवा हुए 4 वर्ष हो चुके हैं, नीलम ने जवाब दिया। ओके, ये कहकर इंस्पेक्टर ने अंदर घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ड्राइंग रूम में कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी तो हम बेडरूम की तरफ बढ़े, लेकिन वहां का मंजर देखकर मैं सोफे पर गिर गया। महक नीम बरहना हालत में बेड पर पड़ी थी और हाजरा की लाश से खून बहकर कालीन को सुर्ख कर रहा था। दोनों को तेजदार आले से कत्ल किया गया था। हम लाशें देख रहे थे कि रशीद वहां दाखिल हुआ। सर, वो पहुंच रहे हैं। रशीद ने इंस्पेक्टर को मुखातिब किया। चौकीदार की लाश से फारिग हो तो इन्हें यहाँ भेज देना। मेरी दुनिया लुट गई थी, लेकिन मैं सख्ते की हालत में था। खुद को नीलम बताने वाली धाड़े मारकर आंसू बहा रही थी। फिंगरप्रिंट्स वाले अपने काम में मसरूफ थे कि इंस्पेक्टर सादी ने कहा, सज्जाद साहब, आपको थाने चलना होगा। क्यों? तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपकी मदीयत में FIR काटनी है, इंस्पेक्टर ने कहा और मैं इसके पीछे चल पड़ा। आपको भी चलना होगा, इंस्पेक्टर सादी ने मेकअप ज़दा खातून से कहा। इसने भी वही सवाल किया। आपसे भी कुछ सवाल करने होंगे, सादी ने जवाब दिया। मैंने अपनी कार निकाली और नीलम पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। मेरा बुरा हाल था। हम सीधे थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने हेड मुहर्रर को बुलवाया और मैंने अपना बयान लिखवाना शुरू कर दिया। हेड मुहर्रर ने मुझसे शादी के बारे में सवाल किया तो मैंने तफसील बता दी। आपके पास ससुराल वालों का नंबर तो होगा, हेड मुहर्रर ने सवाल किया तो मेरे नफी में जवाब देते ही नीलम बोल पड़ी, मैं बताती हूँ, महक के वालिदैन के नंबर। इसने एक एक करके इसके वालिद, भाई के मोबाइल नंबर के साथ इनके घर पर PTCL नंबर भी बता दिए। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर सादी ने अपने मोबाइल पर नंबर नोट कर लिए और फिर इसने एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी जानिब से आवाज़ आई तो इसने अपना तारुफ करवाने के बाद इतला दी, आपकी बेटी महक का कत्ल हो गया है। और फिर फौरी तौर पर कुछ कहे बगैर इंतजार करता रहा। दूसरी जानिब से जो कुछ कहा गया इस पर सादी ने कहा, हम इंतजार करेंगे, और लाइन काट दी। आपको ये सब नंबर कैसे मालूम है? हेड मुहर्रर ने नीलम से सवाल किया। महक मेरी गहरी सहेली थी, इसने अपने कोई बात मुझसे राज में नहीं रखी हुई थी। कई बार इसने मेरे फोन पर अपने वालिदैन से बात की थी, नीलम ने कहा और मैं बोल पड़ा, ये झूठ बोल रही है। जिन हालात में हमारी शादी हुई थी इसके बाद महक का अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं था, ना ही वो लोग राब्ता रखना चाहते थे। मैंने कहा और नीलम भड़क गई, ये बात कितने ही लोग जानते हैं कि तुमने महक का 50 लाख का बीमा कराया हुआ था और हादसाती मौत पर यह रकम दुगनी हो जाती, यानी 1 करोड़। नीलम बोलने पर आई तो बोलती चलेगी, ये कोई राज नहीं है कि मैंने ही महक की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जो हादसाती मौत पर डबल हो जाती। मैंने कहा। इस वक्त ASI रशीद ने आकर इंस्पेक्टर सादी से कोई सरगोशी की, जिसके बाद इंस्पेक्टर सादी कुछ देर तक सर हिलाता रहा। फिर अचानक इसने नीलम से सवाल किया, तुमने तो कहा था कि तुम बेवा हो, फिर ये तुम्हारे घर में मर्द कौन है?
इंस्पेक्टर सादी के सवाल करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि नीलम के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो मेरा भाई है लेकिन मेरे साथ रहता नहीं है। नीलम के लहजे में बौखलाहट थी। सगा भाई तो नहीं है लेकिन सगे भाई से कम भी नहीं है। नीलम ने घबराते हुए कहा। काम क्या करता है? एक निजी चैनल में है। नीलम ने तेजी से कहा। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो बैंक में है, कस्टम में। मेरा सवाल ये था कि काम क्या करता है। वो चैनल में असिस्टेंट डायरेक्टर है। इस बार नीलम के लहजे में बौखलाहट जाहिर हो रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर है तो क्या काम करता है? डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं, बाकी सब इसके असिस्टेंट होते हैं। नीलम ने जवाब दिया, मगर अब वो बिल्कुल ही घबरा चुकी थी। रशीद, हेड कांस्टेबल नूरजहां को बुलाओ, वो इससे सब उगलवा लेगी। सीधी तरह से तो ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, इंस्पेक्टर सादी ने कहा और रशीद कमरे से चला गया। फिर जब वो वापस आया तो एक काली और मोटी औरत हेड कांस्टेबल की वर्दी पहने खड़ी थी। नूरजहां, इसे ड्राइंग रूम में ले जाकर सच उगलवाओ, सादी ने इस हेड कांस्टेबल से कहा। और इस मोटी और काली औरत ने झटके से नीलम के हाथों को पकड़कर इस तरह झटका दिया कि नीलम खड़ी होती चली गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन करें कि महक इसके साथ खुश नहीं थी। कई बार मुझसे कह चुकी थी मैंने गलती की कि इस बूढ़े से शादी कर ली। बकवास कर रही है ये औरत। महक शादी से पहले ये जानती थी कि मैं उम्र में इससे 17-18 वर्ष बड़ा हूँ। मैंने कहा। मेरा फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि खड़ी हुई नीलम को एक धक्का लगा और वो लुढ़खुड़ाती हुई आगे बढ़ी। अब भी बता दे कि सच क्या है, वरना नूरजहां तेरा वो हशर करेगी, इसके बाद तो आईना देखना भूल जाएगी। सादी के लहजे में धमकी थी। मगर अभी नूरजहां नीलम को ले जा रही थी कि कमरे में एक उधेड़ उम्र शख्स और इसी उम्र की एक औरत दाखिल हुई। कहाँ है मेरी बेटी का कातिल? बूढ़ी ने कमरे में देखते हुए कहा। उधेड़ उम्र शख्स ने मेरी जानब देखा। ये तो आपकी बेटी के शोहर हैं। इंस्पेक्टर सादी ने कहा तो उधेड़ उम्र शख्स मेरी जानब बढ़ा। तूने हमारी बेटी को हमारे खिलाफ वर्गलाकर इससे शादी की, इसका बीमा करवाया और इसकी जान ले ली, सिर्फ 1 करोड़ के लिए। उधेड़ उमर ने बराह रास्त मुझ पर इल्जाम लगाया। मेरा चलता हुआ कारोबार है, बैंक का कर्जा भी उतार चुका हूँ, मैं क्यों 1 करोड़ के लिए आपकी बेटी को कत्ल करूंगा? मैंने कहा और सादी खामोशी से मुझे देखता रहा। सादी साहब, आप मेरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लें। महक के फोन के बाद मैं घर तेजी से पहुंचा था और 3 बार हॉर्न देने के बाद भी गेट नहीं खुला तो मैंने गेट को धक्का दिया और मुझे अंदर दाखिल होते ही हुमायूं की लाश नजर आ गई। मैंने आपको फोन कर दिया। जब आप नफरी के साथ आए तो मैं आपके साथ घर में दाखिल हुआ, जहां मेरे साथ आपने भी महक और हाजिरा की लाश देखी थी। मैं बोलते बोलते रुका तो मैंने देखा कि उधेड़ उम्र शख्स इसकी बीवी की आंखों में नरम गोशा आ चुका था। इसी दौरान दूसरे कमरे में हाई उई की आवाज़ें आ रही थीं। फिर ये आवाज़ें बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। और कुछ देर बाद ही नूरजहां नीलम को लेकर एसएचओ के कमरे में दाखिल हुई। रहीम बख्श मेरे मरहूम शोहर का ड्राइवर था। मेरा मरहूम शोहर 80 वर्ष का हो चुका था, मगर मालदार आसामी था। इसने जब मुझसे शादी की पेशकश की तो मैं इसलिए मान गई कि जो जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेरा शोहर ड्रामे प्रोड्यूस करता था और इसी ने रहीम बख्श को अपना ड्रामा कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया था। वो नाम का असिस्टेंट डायरेक्टर था, वरना तो वो डायरेक्टर को कास्टिंग में मदद देता था और यही इसकी आमदनी का एक जरिया था। और रकम लेकर खूबसूरत लड़कियों को ड्रामों में काम दिलवाता था और इससे दूसरे काम भी करवाता था। जब इसने महक को देखा तो इसकी नीयत खराब हो गई। इसने मुझसे कहा कि मैं महक से दोस्ती करके इसे अपने जाल में फंसा लूं, लेकिन महक की दुनिया तो उसका शोहर था। वो गरीब घर की थी और इसके शोहर ने इसे वो आसाइशें दी थी जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। महीना भर पहले जब वो शोहर के साथ दुबई गई तो वापसी पर इसने खुशी खुशी अपनी शॉपिंग भी दिखाई थी, जिसमें वो चीज़ें भी शामिल थी जो इसने अपनी बहनों और माँ के लिए खरीदी थी। फिर एक दिन वो इन्हें शॉपिंग पहुंचाने गई तो मैं इसके साथ गई थी, मगर वो मुझे घर के अंदर नहीं लेकर गई। मैं कार में इंतजार करती रही और वो 10 मिनट में वापस आ गई। नीलम के एतराफ़ के बाद केस क्लियर हो गया, मगर इंस्पेक्टर सादी ने मुझसे सवाल किया, आपका शक किस पर है? इसने बराह रास्त मुझसे सवाल किया जिस पर मुझे शक हो सकता था। इसने पिछले 1 साल में मेरी इतनी मदद की है कि इसकी मदद से ही मेरी दुकान कामयाब हुई है। मैंने कहा, कुछ वजाहत फरमाएं। इंस्पेक्टर सादी ने कहा, महक जब कॉलेज में थी तो इसकी एक सहेली थी रिजवाना, जिसने हमारी शादी से कबल मुझे घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी शादी के बाद वो हम पर मेहरबान हो गई। बल्कि इसके वालिद जो एक आला ओहदेदार थे, इन्होंने मेरे बिजनेस में इतनी मदद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। रिजवाना की भी शादी हो गई और हमारी मुलाकातें कम हो गई, लेकिन जब इसका शोहर मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ और रिजवाना ने खुला ले ली तो हमारी मुलाकातें दोबारा से शुरू हो गई। अब तो इसके घर वालों से भी रस्म और रवाज हैं। मैंने कहा, ये जो आपने कहा कि बिजनेस में मदद की, तो इसकी वजाहत फरमाएंगे? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। इस 1 साल में एक दुकानदार से तरक्की करके मैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का इम्पोर्टर बन गया हूँ। ये सब इन्हीं की मेहरबानी है। बल्कि मैं कहूँ कि रिजवाना के वालिद से ताल्लुकात की वजह से ही हम दुबई गए थे और जिसके ज़रिए मैंने इम्पोर्ट शुरू की थी वो भी रिजवाना के वालिद ही की मेहरबानी थी। मैंने कहा, इसने बताया कि रहीम बख्श कहाँ मिलेगा? इंस्पेक्टर ने नूरजहां से सवाल किया। इसने बताया है कि रहीम बख्श शाम से पहले इसके घर आ जाएगा। नूरजहां ने बताया और इंस्पेक्टर सादी ने सब इंस्पेक्टर रशीद को हदायत दी और रशीद
वहां से चला गया। मैं वहीं थाने में मौजूद था जब इंस्पेक्टर सादी ने बताया कि लाशों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। अभी ये बात हो रही थी कि रिजवाना अपने वालिद के साथ थाने आ पहुंची। सज्जाद, ये सब कैसे हुआ? इसने आते ही सवाल किया। 50% तो मालूम हो चुका है, बाकी 50% के बारे में ये बताएंगे। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला, क्या मालूम हुआ अब तक? रिजवाना के वालिद ने इंस्पेक्टर सादी से सवाल किया। आनत जुर्म की मुजरिमा हमारी हिरासत में है और वो एतराफ़ भी कर चुकी है। असल मुजरिम भी कुछ देर में हमारी हिरासत में होगा। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और महक के वालिदैन पर इत्मीनान छा गया। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी बेटी को घर कब तक ले जा सकेंगे? महक के वालिद ने सादी से सवाल किया। पोस्टमार्टम हो जाने दें, फिर मैं कुछ कह सकूंगा। इंस्पेक्टर सादी ने कहा, आपने तो अपनी बेटी पर पसंद की शादी करने पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, अब इसकी लाश को घर ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? रिजवाना के वालिद ने कहा, मरहूम सज्जाद की बीवी थी, इसीलिए इसकी लाश का वारिस भी इसका शोहर ही होगा। शरई लिहाज से बीवी की मौत के बाद शोहर इसका नामहरम हो जाता है। महक के वालिद ने कहा, अगर ये अपनी बेटी को, जिसको कभी इस काबिल ही ना समझा कि ज़िंदगी में इसे अपनी दहलीज पार करने देते, अब इसे अपनी मर्ज़ी से दफन करना चाहते हैं तो मुझे एतराज़ नहीं। काश इस सादतमंदी का मुजाहरा तुम शादी से पहले कर लेते। महक की वालिदा ने कहा, अब चूँकि इन्हें कोई एतराज़ नहीं है तो आप अस्पताल जाकर मरहूमा की लाश वसूल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता कि आप अपने दामाद को साथ ले जाएं ताकि कोई कानूनी पेचीदगी का सामना न करना पड़े। हम अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि ASI रशीद एक लंबे चौड़े शख्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सर, ये रहीम बख्श है, वहीं क्वार्टर में छुपा हुआ था। हम बंगले के बाहर ही मौजूद थे। जब ये अटैची लेकर बाहर निकला तो हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। SI ने कहा, हाँ भाई, तुम अपने जुर्म का एतराफ़ करते हो या तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर कराई जाए? इंस्पेक्टर सादी ने सवाल किया और रहीम बख्श चीखने लगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मुझ पर यह इल्ज़ाम झूठा है। रहीम बख्श ने कहा और नीलम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तमाम लोग इस वक्त रहीम बख्श और रशीद ASI की जानब मुतवज्जो थे, इसलिए कोई भी नीलम की मुस्कुराहट नहीं देख सका था। रहीम बख्श, मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, इसलिए तुम भी कर लो। कुत्तिया, कमीनी, हराम हो, ये मेरे एहसानों का बदला दिया है। रहीम बख्श नीलम से मुहातब था, एहसान तूने मुझ पर किया है या मैंने तुझ पर एहसान किए थे? इंस्पेक्टर सादी ने रशीद को इशारा किया और ASI रहीम बख्श को लेकर इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ नूर जहाँ ने नीलम से एतराफ़ करवाए थे। अब कमरे में रहीम बख्श की आवाज़ें आ रही थी। ये तो ना जाने कितनी देर लगाएंगे, एतराफ़ करवाने में बेहतर है कि हम अस्पताल चले जाएं। महक के वालिद ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में मुझसे मुखातिब होकर कहा, रशीद तुम इनके साथ जाओ, कोई मसला हुआ तो फौरी तौर पर मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा। महक के वालिद ने बराबर की सीट पर कब्जा जमा लिया, जबकि ASI रशीद और महक की वालिदा पिछली सीट पर बैठ गए। रशीद ने रास्ता बताया और हम 15 मिनट में जना अस्पताल पहुंच गए, जहां से हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिली और महक के वालिदैन को बेटी की लाश वसूल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैंने ASI रशीद को समझा दिया कि हुमायूं की लाश मेरे घर पहुंचा दे। साथ ही मैंने रिजवाना से कहा कि वो मेरे घर पहुंचने से पहले तमाम इंतजाम संभाल ले। रिजवाना के वालिद ने कहा, बेटा तुम फिक्र ही ना करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम सिर्फ इतना करो कि जल्द से जल्द इस सदमे से निकलने की कोशिश करो। हम महक के घर पहुंचे तो वहाँ अजीब सा माहौल हो गया। महक की छोटी बहनों ने बहन की लाश देखी तो उनकी अजीब हालत हो गई। महक का भाई अलबत्ता एक कोने में खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा। फिर महक के वालिद ने इससे क्या कहा कि इसकी आंखों में नरमी आती चली गई।